बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर 16 जुलाई 2025 जैसे क्वेश्चन पेपर को फ्रेंड्स आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आपने बहुत अब पढ़ाई कर लिया है, अब देखिए अब रिवीजन करना है और आज इस सेशन में हम लोग बिल्कुल बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 जैसे क्वेश्चन पेपर को आज एग्जाम से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें पूरा 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में लड़ेगा ही लड़ेगा। इस सेशन को पूरा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब आपको रिवीजन करना है, नया कुछ भी मत पढ़िए। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 जैसे क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर करेंगे। बिहार पुलिस जैसे हूबहू 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति, तो मसौदा समिति भी याद रखिएगा और प्रारूप समिति भी याद रखिएगा। तो पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा और ईमानदारी से आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट कर करके बता करके जाइएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, दोनों समिति का नाम याद रखिएगा, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे और देखिए इसको एक एग्जाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप आज ही बिहार पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में फंसेगा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि मारमा गांव पतन जो है ये कहाँ पर स्थित है। मारमा गांव पतन जो है ये कहाँ पर है, तो देखिए मारमा गांव पतन जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में। तो यहाँ पर गोवा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, कौन सा पतन है, तो उड़ीसा में पारादीप है, याद रखिएगा उड़ीसा में पारादीप है। तमिलनाडु में, तो देखिए तमिलनाडु में एक तो आपको याद रखना है चेन्नई बंदरगाह है, उसके बाद देखिए तूतीकोरिन है। आपने पढ़ा भी होगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। उसके बाद आपने एन्नौर भी पढ़ा होगा, एन्नौर कहाँ पर है, तो एन्नौर भी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी रिसेंटली करंट में जो है सुर्खियों में रहा था विजिंझम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, विजिंझम पोर्ट, इसका नाम है विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है केरल में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजिंझम पोर्ट हाल ही में सुर्खियों में रहा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये केरल राज्य में है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। असम से संबंधित यानी कि असम से संबंधित इसमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो देखिए असम की बात करते हैं तो सत्रिया है, बगरुम्बा है, बिहू है, देखिए मंदजास नहीं है। मंदजास जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा मंदजास जो है ना ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अपशिष्ट मामला। अब देखिए आपको याद होगा कि भारतीय संविधान में जो है जो आपका 3 सूची में इसको विभाजित किया गया है विषय को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची,
ठीक है ना। अब देखिए अवशिष्ट क्या होता है, ये अवशिष्ट तो जान जाइए, ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, यानी कि जो संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो उसको रखा जाता है अवशिष्ट विषय के रूप में, ठीक है ना, अवशिष्ट विषय के रूप में। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर, देखिए यहाँ पर पूछा गया कि अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे जो है सौंपा गया है। तो फ्रेंड्स ये सौंपा गया है किसको, तो ध्यान रखना है आपको, केंद्र सरकार को। अच्छा अगर पूछा जाए कि अवशिष्ट मामलों से संबंधित कुछ उदाहरण, तो आपको याद रखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस मामलों का विषय है, तो याद रखना है अवशिष्ट मामलों का। सूचना प्रौद्योगिकी किस मामलों का विषय है, तो याद रखना है अवशिष्ट मामलों का। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किस मामलों का विषय है, तो याद रखिएगा अवशिष्ट मामलों का। ई कॉमर्स किस मामलों का विषय है, तो याद रखिएगा अवशिष्ट मामलों का। यह प्रश्न बनता है बिहार पुलिस में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो देश की प्रथम शुगर मिल जो है ना 1840 में, देश की प्रथम शुगर मिल 1840 में जो है बेतिया में बिहार में स्थापित किया गया था। बिहार में स्थापित किया गया था डचों के द्वारा, डचों के द्वारा। लेकिन सफल चीनी मिल, लेकिन याद रखिएगा प्रथम सफल चीनी मिल 1904 में सारण मढ़ौरा में स्थापित हुआ था। तो पहला बेतिया में, बट अगर सफल पूछेगा तब सारण मढ़ौरा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसको, लोकसभा की। अब यहाँ पर बताना है इसमें से राइट आंसर आपको चुन करके कि क्या होगा, बताइएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85(2)(ख), 85(2)(ख), ठीक है ना, अनुच्छेद 85(2)(ख) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह से उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग कर सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं, तो ये अनुच्छेद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75(3), अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संसद दिया गया है, तो संसद आपको पता है किससे मिलकर के बनता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो याद रखिएगा संसद के प्रति यानी कि लोकसभा के प्रति। अगर ऑप्शन में लोकसभा रहेगा तो आप लोकसभा पर टिक लगाइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि राज्यसभा जो है ना एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा की 1/3 सदस्य, याद रखिएगा राज्यसभा की 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको भंग नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो कितना होता है फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे, यानी कि रजिया सुल्तान पूछा जा रहा है। तो देखिए रजिया सुल्तान के बारे में आपको पता होगा कि वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो फ्रेंड्स ये इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की, ठीक है ना, किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो कौन प्रकाशित करता है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। अच्छा विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष अभी भारतीय मूल के नागरिक हैं, उनका नाम है अजय बंगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। कहाँ की, तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 में विधानसभा की रचना और
तदनुरूप उसके सदस्यों के निर्वाचन संबंधी उपबंध उल्लिखित है। अनुच्छेद 170। अच्छा, अनुच्छेद 169 भी याद रखिए। अनुच्छेद 169 में क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद के उन्मूलन या सृजन का प्रावधान है। तो अगर विधान परिषद पूछेगा तो 170, विधानसभा पूछेगा तो 170, विधान परिषद पूछेगा तो 169, दोनों ध्यान रखना है आपको। चलिए, हूबहू बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर 16 जुलाई जैसे पेपर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? यानी कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात, तो फ्रेंड्स ये कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा, कावेरी नदी पर है, ठीक है ना। कावेरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कावेरी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। प्रश्न को आप जब भी एग्जाम में पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो है नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंतासी। कुंतासी जो है ये नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। यह भारत के गुजरात राज्य में मोरबी जिले के मालिया तालुका में स्थित एक सैंधव सभ्यता का स्थल है, ठीक है ना। तो कुंतासी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत फटाफट बताइए कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिक्री कर है। कौन सा है? बिक्री कर सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बिक्री कर जो है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। बिक्री कर क्या होता है, तो देश में बेची जाने वाली प्रत्येक वस्तु की कीमत का वह अनुपात है जो विक्रेता सरकार के खाते में जमा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बिक्री कर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? तो कुंचिकल वराही नदी पर है। ध्यान रखिएगा, वराही नदी पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और जोग या गरसोपा ये भी पूछा जाता है, ये भी कर्नाटक में ही है और ये शरावती नदी पर है। ये शरावती नदी पर है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, धुआं सागर जलप्रपात और दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ पर है? जल्दी बताइए कमेंट करके, जो जानते हैं कमेंट करके बताइए। तो देखिए, धुआं सागर जो है ये नर्मदा पर है और दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर है। ये मांडवी नदी पर है, ठीक है ना, गोवा में। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल आपने पढ़ा होगा। अभी देखिए भारत में अभी 44वां विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है, उसका नाम याद रखना है। ये करंट के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है 44वां यूनेस्को विरासत स्थल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, याद रखिएगा, मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है घोषित किया गया, परिदृश्य को, ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य को। इसमें से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे आदमगढ़ शैलाश्रय, ये आपका नहीं है, ठीक है ना। बाकी भीमबेटका, अजंता और आगरा का किला बिल्कुल है। अभी जो मैंने आपको 44वां बताया वो याद रखिएगा, मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिएगा कि एपेक का पूर्ण रूप, अच्छा ये एपेक पूछा जा रहा और एक ओपेक है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। एपेक का पहले जान लीजिएगा, एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। 1989 में, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, 1989 में। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है, ठीक है। तो देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑप्शन डी है। अच्छा, ओपेक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ओपेक का फुल फॉर्म होता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना। और ओपेक की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो देखिए, संगम साहित्य में अगर हम बात करते हैं तो चोल, चेर और पांड्य शामिल हैं। कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, कदम्ब का नहीं है, ठीक है ना। चोल, चेर और पांड्य ध्यान रखना है आपको।
चलिए उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। चंद्रगुप्त का महल जो है ये बना था लकड़ी का। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। ये मेगास्थनीज का जो इंडिका है इसी के विवरण से पता चलता है कि ये लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लकड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, आप झारखंड का मुझे जरा कमेंट करके बताइए। झारखंड की स्थापना डेट लिख करके आप यह बताइएगा, डेट और ईयर दोनों। ठीक है। अच्छा, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000 को, झारखंड का 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है ना, तो दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण तो देखिए यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक के समय में हुआ था। तो अशोक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बताइएगा। देखिए घबराना नहीं है, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, मॉडरेट होगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकता है। आप धैर्यपूर्वक पेपर दीजिएगा, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए। जब आप खुद आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप पेपर कैसे आप क्वालिफाई करेंगे? इसीलिए आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए और इसको पूरा लगाइए टेस्ट जो मैं करा रहा हूँ और अपना स्कोर बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यह दिल्ली में पड़ता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। आपको याद है ये चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे। किस संप्रदाय? अगर पूछिएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया तो ये चिश्ती संप्रदाय के थे। ठीक है। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो फ्रेंड्स ये आपका खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। ठीक है, जो मैंने आपको करंट में कराया भी है कि किसको किसको मिला हुआ है। करंट का 3 सेशन मैंने कराया हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यह प्राप्त किया था किससे? तो फ्रेंड्स ये शाह सूजा से प्राप्त किया था। ठीक है ना, शाह सूजा से। तो शाह सूजा राइट आंसर हो जाएगा, शाह सूजा से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये कौन था? तो पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय था। ठीक है ना, ये पहला मराठा था जिसने 1802 में जो है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना की बात कर रहा है यहाँ पर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना किया है किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया है। तो देखिए राजा राम मोहन राय को बात करते हैं तो फ्रेंड्स इनको जो है भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए विवेकानंद ने जो है बेलूर मठ की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने बताया था राजा राम मोहन राय ने किया हुआ है 1828 में। 1828 में। अच्छा, जीएसटी का पूरा अर्थ पूछा गया, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से बताइए। वस्तु एवं सेवा कर होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को, 2017 को। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए 1 जुलाई जो है और 2017 से अब देखिए 2025। ठीक है, ध्यान रखना 1 जुलाई 2025 को पूछा जा सकता है कि चूंकि अभी जुलाई में ही पेपर हो रहा है तो हो सकता है ये प्रश्न बन जाए। देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की, याद रखिएगा। ठीक है, अमरकंटक मैकाल श्रेणी आपको याद होगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, सबसे बड़ा डेल्टा। तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है ना, याद रखिएगा यह आपका बृहत्तम डेल्टा है। ठीक है ना फ्रेंड्स,
चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लावनी जो है ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है। लावनी, तो लावनी जो है ना ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाली स्थान दिया गया, पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बात करते हैं तो कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन ये सब आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन जैसी गतिविधियाँ आती हैं। और तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, उसमें आएगा आपका व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, बीमा ये सब आता है। तो यहाँ पर कृषि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। हरा रंग को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है कौन सी है? हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वह गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा 0.03% होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए मैथ का प्रश्न है और मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप हल करिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी मैथ का प्रश्न है, इसका भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 रुपीज़। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी का वह भाग, पूरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग कितना ढका हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये कितना ढका हुआ है? तो ये ढका हुआ है लगभग जो है आपका 1/3, सॉरी 2/3, यहाँ पर देखिए 1/3 तो है ही नहीं, 2/3 भाग ढका हुआ है। ठीक है ना, 2/3 भाग जल से आच्छादित है। उसके बाद देखिए भारी जल वह जल है। अच्छा, भारी जल किसको कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है D2O को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा गया कि भारी जल वह जल होता है, बताइए। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं भारी जल, तो फ्रेंड्स ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 38 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। चलिए उसके बाद देखिए डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए डीएनए में 4 नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। ये 4 नाइट्रोजनी बेस है एडेनिन, याद रखिएगा, इन्हीं में से एक को हटा देगा कुछ दूसरा डाल देता है, पूछता है इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है डीएनए में। एक एडेनिन पाया जाता है, एक गुआनिन पाया जाता है, ठीक है ना, एक पाया जाता है आपका साइटोसिन पाया जाता है, और एक पाया जाता है थाइमिन, याद रखिएगा। तो ये 4 नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको डीएनए का फुल फॉर्म, तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे छोटी, सबसे लंबी हड्डी फीमर है, ये जांग की हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, स्टेप्स ये कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी। ठीक है ना, सबसे छोटी हड्डी, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती है वयस्क मानव शरीर में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। देखिए जो कुछ भी ऊपर दिया हुआ है ना, पहले आप सबको गुना कर दीजिए, 100 गुना 10, ठीक है ना, और 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटा जला, ठीक है ना, और नीचे आप 1000 से भाग दे दीजिए, कुछ भी दे सब ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे 1000 से भाग दीजिए, तो 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो खत्म, यानी कि 1 यूनिट, तो 1 इकाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व और पानी का आयतन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और पानी का आयतन भी न्यूनतम होता है इसी 4 डिग्री पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूपर पट्टी, यहाँ इस तरह से बना लीजिए, भूपर पट्टी, ठीक है ना, इस तरह से आप भूपर पट्टी बना लीजिए। तो देखिए भूपपड़ी या भूपर पट्टी दोनों एक ही चीज़ है। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, अब देखिए यहाँ पर तत्व पूछा जा रहा है, और एक पूछता है भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लीजिए
पाया जाने वाला तत्व सर्वाधिक कौन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ये 3 याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम धातु आ रहा है ना, धातु है एल्युमिनियम, तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो ऑक्सीजन तो धातु है नहीं, सिलिकॉन तो है नहीं, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम पाया जाता है। यानी कि धातु अगर पूछेगा तब एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तब तो पूछेगा तो ऑक्सीजन पर लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31, ठीक है ना, तो बना लीजिएगा। चलिए, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है, बताइए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में ये लगभग समय लगता है आपका 8 मिनट 16.6 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड लिखा रहता है, बट आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से 8.5 मिनट लगा लीजिएगा। चंद्रमा की पूछेगा तो 1.3 लगाइएगा। चलिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, बताइए। स्टील को कठोरता या इस्पात को कठोर बनाने के लिए लोहा में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, इसका प्रयोग जो होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्रव्य मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से अलग करने में किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, मैथ का प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आंकड़े में बहुलक क्या है, तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2। आप देख सकते हैं 2 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 2 है। उसके बाद देखिएगा 49 का, तो 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2160, ठीक है ना, ये वाला। चलिए, 14 भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोण को पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, सभी आंतरिक कोणों का माप होता है x-2 इंटू 180, ठीक है ना, इंटू 180। तो x यहाँ पर देखिए क्या है, तो 14 भुजा वाला है, यानी कि साइड हरा है, तो 14 - 2 7 हो जाएगा, और गुना 180 आप कर दीजिए। 14 - 2 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और गुना 180 आप कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जापान एक ऐसा विकसित देश है, उसके पास नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, ऊपरी परत पर खनिज जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को जो है उसको मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी बनता है इससे। मिट्टी में कई खनिज तत्व पाए जाते हैं, साथ ही साथ चट्टान के टूटने पर भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये भी आप साथ ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी अगर परियोजना की बात करते हैं तो ये कौन सी है? तो फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा, यह आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित हुआ है, ठीक है ना। और ये दामोदर नदी पर है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा हीराकुंड किस नदी पर है फ्रेंड्स? बताइए। महानदी पर है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, यह आपसे पूछा जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न नहीं किया गया है प्रदान, बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर यहाँ पर देखिए जी.के. कर्वे, ठीक है ना, जी.के. यानी कि धोंधो केशव कर्वे, इनको जो है भारत रत्न जो है मरणोपरांत नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए के कामराज को, एम.जी. रामचंद्रन को भी। लोकसभा के लिए कितना कोरम है? यानी कि लोकसभा के सदस्य जो गणपूर्ति कोरम होता है वो कितना है? तो 1/10, 10वें भाग होगा, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1/10, 10वां भाग यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, यानी कि अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर, देखिए 9 दिसंबर को जो बैठक हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है।
बट जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है। घाटे की वित्त व्यवस्था का, तो देखिए घाटे की वित्त व्यवस्था का तात्पर्य होता है जब सरकार की आय उसके द्वारा किए जाने वाले व्यय से कम से है, ठीक है ना। मतलब सरकार का जो आय है उसके द्वारा किए जाने व्यय से कम हो। और यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि बजट घाटे की तरह, ठीक है ना, बजट घाटे की तरह। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। तो आपको पता है पर्ल हार्बर पर है जापान ने किया था, जापानी नौसेना ने किया था, ठीक है ना, 7 दिसंबर 1941 को। तो यहाँ पर जापान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी आक्रमण के परिणाम स्वरूप अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। देखिए अलंग नामक एक प्रसिद्ध जो है सीप स्क्रैपिंग यार्ड है, ठीक है, सीप स्क्रैपिंग यार्ड ये कहाँ पर है, तो अलंग जो है ना इसको जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आपका पड़ता है गुजरात के भावनगर जिले में, गुजरात में। अच्छा, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है, मांडू की रानी रूपमती, चलिए बताइए मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है। देखिए अगर बात करते हैं मांडू की रानी की, तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध जो है ना ये किससे है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा बाज बहादुर से है, ठीक है ना। मालवा के ये शासक है, ठीक है, राजा बाज बहादुर, इन्हीं की पत्नी थी रूपमती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। और जब आपको याद होगा कि अकबर की सेना ने जब इस पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, जब राजा बाज बहादुर पर ये पराजित हो गए थे, तो जब मांडू का पतन हो गया तो इन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का 1949 में स्थापना हुआ था, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। और अभी देखिए नाटो का अभी जो आपका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2025 में, पूछा जाएगा कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था, तो नीदरलैंड के दहेग में, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है उसी दहेग शहर में किया गया था। देखिए निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में से सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना इसमें से कौन सा है, तो सबसे पुराना इसमें से जो है वो आपका वीणा है, वीणा, ठीक है ना, सबसे पुराना आपने पढ़ा होगा कि वीणा है, कौन सा है, तो यहाँ पर आपका वीणा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी, तो फ्रेंड्स ये ब्लू व्हेल है, ठीक है ना। सबसे जो है विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है, तो ये आपका ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका विशालतम जीवित प्राणी है नीली व्हेल, समुद्र में पाया जाता है। जबकि विश्व का विशालतम स्थलीय जब पूछेगा ना तो स्थलीय लगा देगा, तब आप अफ्रीकी हाथी पर लगाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी क्या है, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की बीच की दूरी। अच्छा, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी जो है ना ये 3214 किलोमीटर है, 3214, ठीक है ना। अगर वहीं आपसे पूछेगा कि पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच की दूरी कितनी है, तो ये 2933 किलोमीटर है। पूछेगा कि दोनों छोर के बीच का अंतर कितना है, ठीक है ना, मतलब एक तो आपका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो देखिए इसको घटा दीजिए 3214, यहीं घटा दीजिए 3214, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि 281 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है, परतदार चट्टान इसमें से कौन बनाता है, तो देखिए परतदार चट्टान जो है ना ये निर्माण इसका करोड़ों वर्ष में मिट्टी, धूलकण, रेत, इन सब के परत दर परत नदी झील के तलहट में जमने से बनता है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर देखिएगा परतदार चट्टान में इसको जीवाश्म चट्टान भी कहा जाता है, जैविक चट्टान भी कहा जाता है, इस चट्टान में पेट्रोलियम प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परतदार चट्टान बनता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तलछट के घनीकरण से। अच्छा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसे भेजा था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो महेंद्र का भी नाम याद रखिएगा और संघमित्रा का भी नाम याद रखिएगा, महेंद्र और संघमित्रा
दोनों को। उसके बाद देखिएगा कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, बंदर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बताया था कि इसको विश्व बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको विश्व बैंक कहा जाता है। निम्नलिखित में से देखिए सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये कारुवाकी थी, ठीक है ना। कौन, कारुवाकी थी, कारुवाकी। और इनसे एक पुत्र हुआ था तीवर, इसी का उल्लेख जो है तीवर, कारुवाकी और तीवर, अशोक के अभिलेख में उसकी एकमात्र पत्नी कारुवाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और तो यहाँ पर देखिए कारुवाकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों को, गोलों को क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो आपके घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव है उसको वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको वायुमंडल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है ना। और वायुमंडल के 5 भाग हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, क्रीमी लेयर। तो देखिए क्रीमी लेयर जो होता है ना, ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC में आने वाली जातियों का आर्थिक आधार पर बंटवारा किया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है 1993 में हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्तर पर आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है, लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है, बताइए। लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है तो फ्रेंड्स देखिए ये लेटराइटीकरण, लेटराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भाग में होता है जहां शुष्क आर्द्र मौसम बारी बारी से आता है। यह मृदा लेटराइट चट्टान की टूट फूट से बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गर्म एवं आर्द्र प्रदेश में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विली विली का तात्पर्य क्या है, विली विली। तो देखिए विली विली जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में खास करके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है ये, ठीक है। विली विली ऑस्ट्रेलिया का है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित सुरक्षा का प्रश्न हो, निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पे, देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे में, ठीक है ना। तो आपको अगर ये प्रभावित करता है, देश के संविधान को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, तो इस पर प्रतिबंध आपका हो सकता है, ठीक है ना। चलिए असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी, बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यह आपका प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे असहयोग आंदोलन के दौरान 22-23 दिसंबर 1921 को, 22-23 दिसंबर 1921 को आए थे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इनका विरोध काफ़ी किया गया था, कांग्रेस ने इनका बॉयकॉट किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है, तो निर्वात की बात हो रहा है, शून्य अवकाश यानी कि निर्वात प्रकाश का, तो प्रकाश का 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर ध्वनि पूछता शून्य अवकाश में, तो ध्वनि शून्य अवकाश में इसका शून्य होता है, क्योंकि गमन नहीं करती है ध्वनि, किसमें, निर्वात में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आंत रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है, आंतों की रोगी के निदान में। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है किसका, एक्सरे जांच का इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। एक्सरे जांच का मतलब इसमें इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक्स किरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए जो है पूछा गया है कि कौन सा दर्पण जो है काम में लेते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, बताइए। दाढ़ी बनाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि किसका उपयोग हम करते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का। देखिए ठोस कपूर से, एक मिनट रुक जाइए, हाँ अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया, यानी कि कपूर ठोस है, बिना द्रव्यमय वाष्प बन जाता है, तो ये आपका ऊर्ध्वपातन होगा।
उसके बाद देखिएगा कि पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। चलिए, और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक है, ठीक है। देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों में यानी कि सिट्रस में पाया जाता है, चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरत होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि विटामिन सी जो होता है ये चमड़ा के स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर विटामिन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि एक तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में जब 4 इलेक्ट्रॉन, कोई एक्स है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बाह्यतम कक्षा में इसका 4 इलेक्ट्रॉन है ना, यह आपका चला आएगा हाइड्रोजन पर आ जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह अविभाज्य है, पूरी तरह से विभाज्य है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसमें से कौन सा जो है पूरी तरह से विभाज्य है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। बोमन संपुट जो है ना, ये किस तंत्र का भाग है, बताइए फटाफट, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। तो देखिए फ्रेंड्स, बोमन संपुट जो है ना, ध्यान रखना आपको, बोमन संपुट ये आपका भाग है उत्सर्जन तंत्र का, बोमन संपुट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है, घनानंद की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका रस पीयूष निधि, ये रस पीयूष निधि इनकी नहीं है, ये रचना सोमनाथ की है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में बुशमैन पाए जाते हैं। तो देखिए, बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है ना, बुशमैन, ध्यान रखिएगा, बुशमैन कालाहारी में पाए जाते हैं, कालाहारी में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो ये देखिए अवतल दर्पण। उसके बाद देखिए, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है, कांच बनाने में, तो कांच बनाने में उपयोग में आने वाला मुख्य घटक सिलिका है, ठीक है ना। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, पुंछी आयोग जो है बताइए, तो केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए पुंछी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका केंद्र राज्य संबंध राइट आंसर हो जाएगा 2007 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। अच्छा, ये 2 बार रिपीट हो गया है क्या, बोमन संपुट ये तो हो गया हमारा, नहीं। चलिए, अब आइए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, ये वाला हो गया कि केंद्र राज्य जो है संबंधित है, तो 89 नंबर हो गया। 90 नंबर देखिए, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खातों में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी, बताइएगा, ये कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये आपका हुआ था कब, तो 19 अगस्त 1994 को, ठीक है ना। आरबीआई द्वारा 19 अगस्त 1994 को भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में है, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया की दवा का स्रोत है, कौन सा पादप। तो आपको याद होगा कुनैन जो है ना, कुनैन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनकोना की छाल से, ठीक है ना, कुनैन जो सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो देखिए, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ना, ये पारित कब हुआ, तो फ्रेंड्स ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ग्वालियर टैंक वर्तमान नाम है अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है ना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 6 दिन। उसके बाद देखिए 97 का भी देख लीजिएगा, पूछा गया है कि कौन सा विकल्प द मॉर्गन लॉ का अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिएगा कि द मॉर्गन लॉ यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस, तो ये 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सभी को पता है दक्षिण अमेरिका की अमेजन है, ठीक है ना, अमेजन अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, और नील अफ्रीका में है।
विश्व प्रसिद्ध लानोस घास का मैदान जो है किस महाद्वीप में है? लानोस जो है ना ये वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? अपना स्कोर जरूर बताइए। तो देखिए ये लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा लैक्टोज को। लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स प्लीज शेयर कर